हम जो किया था उसी का कंटिन्यूएशन होने वाला है। ओके, सो इन द लास्ट क्लास हम लोग ने इस फंक्शन के बारे में बात की थी। मैंने एक फंक्शन आपको दिया था जिसके अंदर हमने देखा था द uxy is same as uyx, that means the mixed partial derivative uxy was giving the same answer as uyx, यानी कि ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं था उस पर्टिकुलर एग्जांपल के अंदर। फिर हम लोग ने ये एग्जाम्पल को कंसिडर करना स्टार्ट किया था और इस एग्जाम्पल के अंदर हम लोग ने दो चीजें ऑलरेडी निकाली थी बाय यूजिंग द लिमिट डेफिनेशन। बाय यूजिंग द लिमिट डेफिनेशन हमने ये देखा था माय f of x at 0 comma 0 was equal to 0, and similarly we found that fy at 0 comma 0 is also 0। ये चीज हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके थे। अब मेरा काम होगा टू फाइंड आउट fxy at 0 comma 0। This is something that I want to find। fxy यानी कि ऑलरेडी उसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ले चुके हो, लेकिन उसके बाद आप y से ले रहे हो। सो दिस इज एक्चुअली सेम एज आई हैव द फंक्शन fx, जो भी वो फंक्शन होगा उसको मैं पार्शियल डेरिवेटिव लूंगा विथ रिस्पेक्ट टू y एट द पॉइंट 0 comma 0। By the limit it would be same as limit epsilon tends to 0 fx at 0 comma 0 plus epsilon times the direction of y, because मुझे partial derivative with respect to y चाहिए, इसलिए direction of y यानी कि 0 comma 1 लूंगा, minus fx at 0 comma 0, and the thing has been divided by epsilon। एक बार इसको रीड करेंगे, समझा कि नहीं वो मुझे बताएंगे कि मैंने ये एफ एक्स वाई को लिमिट डेफिनेशन में कैसे लिखा, वो समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई ऑफ व्हाट, ऑफ एफ एक्स। तो इसलिए मैंने वहां पे एफ एक्स लिखा, एट विच पॉइंट 0 comma 0 इसलिए 0 0 लिखा, फिर इन डायरेक्शन ऑफ आई इसलिए एप्सिलॉन के साइड 0 1 लिखा है मैंने। अंजलि जी गुड मॉर्निंग, चलो जल्दी जल्दी। और कौन है? यस, इज इट ओके? सब लोग जाग रहे हैं? ये एफ एक्स वाई को किस तरीके से लिखा गया? दिस एफ एक्स वाई एट 0 comma 0 इन टर्म्स ऑफ अ लिमिट कैसे लिखा गया? Okay, the Firdaus is fine. What about others? Nayan, good morning. Time पे आएंगे, ठीक है? So now what I do, I just try to simplify this as much as possible, and let's see what is missing. So the first thing can be written as fx 0 comma epsilon minus fx 0 comma 0. We already found it as 0 divided by epsilon. So what I found is my fx y 0 comma 0 is same as the limit epsilon tends to 0 my fx यानी कि partial derivative of f with respect to x at the point 0 comma epsilon divided by epsilon। तो अब हमें इस न्यूमरेटर को फाइंड आउट करना होगा, ठीक है? we need to find out that numerator। let us just try to find out that numerator now। so I need to find out fx at 0 comma epsilon where epsilon tends to 0 but epsilon is not equal to 0, ठीक है? मुझे उस चीज को फाइंड आउट करना होगा। so I need to find out fx at 0 comma epsilon। so that would be same as limit, ये एप्सिलॉन की जगह पे मैं अभी k यूज करता हूं बिकॉज हम लोग डेफिनेशन के अंदर एप्सिलॉन यूज करते हैं ना, इसलिए मैं यहां पे k यूज कर रहा हूं, ठीक है? सो इट इज लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0। यहां पे मुझे क्या क्या लिखना चाहिए, मुझे फटाफट से चैट बॉक्स में बताना। व्हाट आई शुड राइट ओवर हियर? f ऑफ व्हाट आई शुड राइट? थिंक अबाउट एंड लेट मी नो। डिवीजन में एप्सिलॉन आता है वो मुझे पता है, बट व्हाट शुड बी माय f ऑफ? I want to find out the partial derivative of f with respect to x at this point. So first of all, I write the point plus epsilon times the direction in which I want to take the derivative.
डायरेक्शन इज 0,1 की 1,0? Yes, it is epsilon time 1,0. Everybody agrees? Minus f of 0,k. Let us just simplify this now. This is limit epsilon tends to 0. This is same as f of, I can write this is same as epsilon comma k minus f of 0 comma k. What is f of 0 comma k, by the way, by the definition? F of 0 comma k would be same as what? Yes, 0 होगा, बिकॉज अगर x की जगह पे 0 रखोगे, y की जगह पे k रखोगे, तो अल्टीमेटली द आंसर वुड बी 0. सबको सही लग रहा है? yes or no, प्लीज कंफर्म इन द चैट बॉक्स. ये 0 समझा किस तरीके से मैंने लिखा? f of 0 comma k is same as 0. Is it fine? Yes, नहीं समझा. Okay, so what is f of 0 comma k? F of, yes, okay, I'll just write it over here. My f of 0 comma k, यानी कि डेफिनेशन के अंदर x की जगह पे 0 रखने का, y की जगह पे k रखने का. What is this same as? ये okay नहीं है, ये 0 टाइम्स k है. So क्या होगा नयन? 0 टाइम्स एनीथिंग इज 0. Yes, okay. So now this is same as what? This is same as f of limit epsilon tends to 0, f of epsilon k divided by epsilon. Let us just find out epsilon k क्या होगा. So this is same as what? This is same as limit epsilon tends to 0. By the definition, it is nothing but epsilon k, epsilon square minus k square divided by epsilon square plus k square. मैंने x की जगह पे epsilon रखा और y की जगह पे k रखा और कुछ नहीं किया. ठीक है, and divide this by epsilon. So I just divide this, since my epsilon tends to 0 but epsilon is not equal to 0. Now what is left inside? Let us just simplify this. So if I just see, this is limit epsilon tends to 0, k times epsilon square minus k square divided by epsilon square k square. So अगर suppose मैंने limit लगा दिया, then what is answer for this? If I apply the limit epsilon tends to 0, then what would be the final answer after applying the limit? अगर epsilon tends to 0 लगा दिया तो क्या आएगा? Will it be minus k? Yes, everybody agrees. Yes, very good. So what we found is my this f k 0 comma k is nothing but minus k, but हम लोग को इसको यूज करना है. So I'll just give the name as 1. हम कहां पर थे? हम तो यहां पर थे ना. So in this equation now I will use it. मुझे पता चला कि ये जो होता है वो बन जाता है लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0. ये एफ एक्स 0 कॉमा एप्सिलॉन वुड बी माइनस एप्सिलॉन डिवाइड बाय एप्सिलॉन जो है वो है. So this is same as minus 1. So what we found, my fxy at 0 comma 0 is nothing but minus 1. ठीक है, यहां तक जस्ट चेक. कहीं कुछ गड़बड़ लग रहा है, कहीं कुछ डाउट रहेगा तो प्लीज पहले पूछो. We are going to do the similar thing to find out fyx. तो जिनके स्टार्टिंग में लेट आए थे उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि नेक्स्ट टाइम टाइम पे आना, लेकिन अभी हम लोग सिमिलर चीज रिपीट करने वाले. ठीक है, सो बी केयरफुल, थोड़ा ध्यान से देखना आप. So what till now we found is fxy at 0 comma 0 is nothing but minus 1. Now I want to find fyx at 0 comma 0. इसका मतलब क्या हो गया कि मेरे पास ऑलरेडी fy है, उसका मैंने पार्शियल डेरिवेटिव लिया विथ रिस्पेक्ट टू x
और पॉइंट मैंने ले लिया है 0,0। बाय द डेफिनेशन, लिमिट डेफिनेशन, इट इज लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0। मेरा फंक्शन है एफ वाई, डेरिवेटिव लेना है मुझे एट 0,0 इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स, इसलिए मैं लिखूंगा एप्सिलॉन 1,0 माइनस एफ वाई एट 0,0। द होल थिंग इज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन. So this is same as limit epsilon tends to 0 fy epsilon 0. ये तो 0 था, हमने फाइंड आउट किया था fy एट 0,0 कल की क्लास में. दिस इज सेम एज लिमिट epsilon tends to 0 fy epsilon 0 डिवाइड बाय एप्सिलॉन. अगेन द सेम चीज, हमें इसका न्यूमरेटर फाइंड आउट करना होगा. वी विल वर्क ऑन द न्यूमरेटर. सो माय fy, मैं एप्सिलॉन की जगह पे वापस से k लिखता हूं, k0. This is same as limit epsilon tends to 0 f at k comma 0 plus डायरेक्शन कौन सा है, in the direction of y, so it is 0,1 minus f at k comma 0 divided by epsilon. So I request student to give me the value of this. इसका वैल्यू क्या आता है फाइनली वो मुझे बता. Simplify this in the similar pattern and let me know the value of f y k comma 0. जैसा हम लोग ने ऊपर एफ एक्स 0,k किया था, उसी तरीके से आपको मुझे ढूंढ के देना है एफ वाई के कॉमा 0. Yes, anybody? Just simplify it fast. आदर्श पासवान जी, गुड मॉर्निंग. बहुत लेट हो. Yes, it is k. Very good, शालू जी. So this value is k. Everybody is able to find out कि ये k होता है. My f y k कॉमा 0 है, उसका वैल्यू k मिला सालू जी को, और सालू जी कभी गलत नहीं हो सकता है, तो वी नीड टू ट्रस्ट है. ठीक है, तो उस हिसाब से अगर देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एफ वाई के कॉमा 0 है, तो यहाँ पे एफ वाई एप्सिलॉन 0 है, तो ये हो जाएगा लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन, दैट इज सेम एज 1. सो इफ यू ऑब्जर्व, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एफ वाई एक्स जो था, एफ एक्स वाई जो था, एफ एक्स वाई एट 0,0 इनिशियली हमें वो -1 मिला. अभी अभी हमको पता चला कि एफ वाई एक्स जो है एट 0,0 वो हमें 1 मिला. दैट मीन्स दिस इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल वेयर माई एफ एक्स वाई at 0,0 at a particular point is not same as f y x at 0,0. So what we found out, the mixed partial derivative may or may not be same. There are some situations in which they will be same, but in general the mixed partial derivative may not be same. Okay, and this is one of the example for it which we have proved in detail. पूरा डेरिवेटिव सब निकाल के हम लोग ने ये प्रूव किया कि एफ एक्स वाई इज नॉट सेम एज एफ वाई एक्स. ठीक है, once the lecture is over, once I share the notes, please read the entire proof one. थोड़ा बड़ा है, उसके अंदर कैलकुलेशन, एक बार हर एक चीज को देखेंगे. लेकिन अभी हम लोग एक इंपॉर्टेंट चीज पे जाएंगे. जैसे कि हम लोग ने बात की थी डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में. अगर पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, उसका मतलब ये नहीं होता ना कि इट इज डिफरेंशिएबल फंक्शन. सिमिलर चीज है, अगर मेरा एफ एक्स वाई और एफ वाई एक्स एग्जिस्ट करता है, दैट डजंट मीन दे विल बी सेम. फिर हम लोग ने वहां पे एक सफिशिएंट कंडीशन वहां पर भी देखा था कि क्या था सफिशिएंट कंडीशन.
my partial derivative should exist and they must be continuous at that point. Similar sufficient condition यहां पर भी होता है. So अब हम लोग सीखेंगे sufficient condition for mixed partial derivative to be equal. So sufficient condition for the mixed partial derivative for to be equal, it is almost similar to what we have done for the sufficient condition for differentiability. तो थोड़ा आराम से लिखेंगे, let f be a scalar field such that all derivatives, all partial derivatives, अब देखो मैं नोटेशन जो यूज करा ना उसका थोड़ा ध्यान से देखिएगा. d1fx यानी कि ये पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट वेरिएबल, फिर d2f दिस मींस विद रिस्पेक्ट टू द सेकंड वेरिएबल, d1 कॉमा 2f यानी कि पहले आपने फर्स्ट से डिफरेंशिएट किया, जो मिला उसको सेकंड से किया, सॉरी, then it is d21f. One more thing while teaching you all of you कि many reference book uses a different kind of a notation. हम लोग क्या बोलते हैं कि d1 2 का मतलब पहले 1 से डिफरेंशिएट करो फिर 2 से. many reference book उसको उल्टा रीड करता है, पहले 2 से करो फिर 1 से करो. बट आई फील हम लोग जो ऑर्डर मैं लेता हूं दैट इज इजी टू अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर, कि जिस तरीके से लिखा है उसी ऑर्डर में फिर आप पार्शियल डेरिवेटिव लेना स्टार्ट करोगे. So if there is a change in the order in any reference book, it is totally fine. सिर्फ थोड़े माइनर से चेंजेस होता है लेकिन प्रूफ सब सेम ही आएंगे. ठीक है. d21 का मतलब पहले 2 से डिफरेंशिएट किया फिर 1 से डिफरेंशिएट किया. 2 से मतलब कि सेकंड वेरिएबल, 1 से मतलब कि फर्स्ट वेरिएबल. जैसे कि 2 हमारे लिए y होता है, 1 हमारे लिए x होता है. राइट. दिस ऑल पार्शियल डेरिवेटिव exist in an open set S and my d12f and d21f are continuous at a comma b, then this continuity will imply me that my d12f at a comma b will be definitely same as my d21 at a comma b. So we found the statement that is nothing but the sufficient condition. ये हमने स्टेट किया है, इसका प्रूफ करेंगे. थोड़ा सा कंस्ट्रक्टिव है लेकिन बहुत ही इजी है. ठीक है, कुछ छोटी छोटी चीज है बट बहुत ही इजी हो जाएगा प्रूफ. वी स्टार्ट द प्रूफ. बिफोर दैट व्हाट इज अ सफिशिएंट कंडीशन. किसी ने पूछा कि व्हाट इज सफिशिएंट कंडीशन फॉर द इक्वालिटी ऑफ मिक्स्ड पार्शियल डेरिवेटिव. द सफिशिएंट कंडीशन इज द मिक्स्ड पार्शियल डेरिवेटिव शुड बी कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट. अगर जो भी वो मिक्स्ड पार्शियल डेरिवेटिव है अगर उस पॉइंट पे वो कंटिन्यूअस हो जाता है तो वो दोनों सेम ही हो गए. हम लोग ने एक एग्जांपल देखा था जहां पे दोनों सेम होता है, एक एग्जांपल देखा जहां पे दोनों सेम नहीं होता, और आज हम लोग सफिशिएंट कंडीशन देखेंगे. ठीक है. सो लेट अस जस्ट डू दिस थोड़ा अच्छे से. सपोज आई ड्रॉ अ डायग्राम. दिस इज सॉरी ये थोड़ा आज ओके या सपोज दिस इज माय x एक्सिस, दिस इज माय y एक्सिस एंड दिस इज माय सेट S. इस सेट के अंदर मेरे पास एक पॉइंट है a कॉमा b. दिस इज माय पॉइंट a कॉमा b. उसका मतलब कि दिस इज a एंड दिस इज b. व्हाट आई डू, ये जो पॉइंट है यहां पे मेरे पार्शियल डेरिवेटिव जो है d12 एंड d21 दे आर कंटिन्यूअस एंड आई वांट टू शो दैट d21f एट दिस पॉइंट इज सेम एज d21 एट दैट पॉइंट. मैं क्या करता हूं, मैं एक h चूज करता हूं, स्मॉल h, सच दैट विद दिस h मेरा ये जो लाइन है वो s के अंदर ही रहेगा. ऑल्सो आई चूज k sufficient small such that ये k चूज करने पे
ये जो ट्राइंगल बन रहा है फाइनल ट्राइंगल दैट वुड स्टे इनसाइड दिस एस ओनली। ये ट्राइंगल को मैं नाम देता हूं आर एच कॉमा के। ये ट्राइंगल की स्पेशलिटी क्या है? तो उसका एक वर्टेक्स ए कॉमा बी है, एच और के आपने ऐसे चूज किया है सच दैट दैट रेक्टेंगल स्टेज इनसाइड एस। व्हाट आई डू नाउ इज मैं अब ये चारों पॉइंट को लिखता हूं। सो दिस इज ए, this would be a plus h. So this point is nothing but a plus h comma b. This point would be, अगर वो b था तो ये होगा b plus k. So this point is nothing but a comma b plus k. Can somebody let me know what would be this final point? ये last point क्या होगा? This final point would be what? Coordinate क्या हो गया उसके? X coordinate and Y coordinate. It is yes. On the X coordinate I have a plus h. On the Y coordinate I have b plus k. We choose. So what we did just now is we choose h and k such that my this rectangle जो मैंने ड्रॉ किया है बाजू के डायग्राम में, that rectangle stays inside my set S. वो S के अंदर ही रहेगा, ठीक है? This h and k are sufficiently small such that this rectangle stays inside S. Now what I found with this rectangle, I found 4 points in my S, from which one of the point is something that I want, that is a comma b. So I defined a function which depends on h and k. So it is denoted by delta hk. I am defining a function delta hk to be same as, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, it is f at this point a plus h comma b plus h माइनस, ये फर्स्ट पॉइंट पे मैंने फंक्शन लिया, माइनस सेकेंड पॉइंट पे यानी कि a comma b plus h minus the third point is nothing but f a plus h minus comma b, एंड लास्ट जो पॉइंट है उसको मैं ऐड करूंगा, सो इट इज f at a comma b. So this is nothing but my delta hk. We would be working on this delta hk to get our final answer. ठीक है? So delta hk कैसे डिफाइन हुआ है? It is f a plus h comma b plus h minus f a comma b plus h minus f a plus h comma b plus f a comma b. So you see vertically जो डायगोनल जो पॉइंट है वहां पे मैंने ऐड किया, बाकी डायगोनल पॉइंट को मैंने सब्ट्रैक्ट किया. सो इन दिस केस इस फंक्शन के बारे में और भी बहुत कुछ करना है हमें. देयर आर टू थिंग्स दैट वी नीड टू डिफाइन, और उसके बाद पूरा का पूरा प्रूफ अब फ्लो में. सबसे पहले हम लोग ने एच और के को चूज किया सो दैट रेक्टेंगल बने. रेक्टेंगल के चारों वर्टाइसेस जो है उस वर्टाइसेस के ऊपर हम लोग ने एफ अप्लाई करके एक नया फंक्शन डिफाइन किया. नाउ आई डिफाइंड वन मोर न्यू फंक्शन which is denoted by gx to be same as, gx का मतलब it depends on f but सिर्फ x coordinate होगा, y coordinate is b plus k and it is minus with f of x comma b. ये जो फंक्शन है वो मेरे डेल्टा के साथ बहुत ही अच्छे से रिलेट करता है. जैसे कि अगर मैं आपको पूछता हूं g ऑफ a प्लस h माइनस g ऑफ a, अगर आपने g ऑफ a प्लस h माइनस g ऑफ a किया तो इट वुड बी सेम एज f ऑफ g ऑफ a प्लस h, यानी कि x की जगह पे मुझे a प्लस h लिखना है, कॉमा b प्लस k माइनस f ऑफ a प्लस h कॉमा b, फिर बीच में है माइनस, ब्रैकेट डालता हूं g ऑफ a यानी कि f a कॉमा b प्लस k माइनस f a कॉमा b. अगर सपोज मैंने ये ब्रैकेट ओपन किया, कैन आई से दिस इज सेम एज माय डेल्टा h कॉमा k? थोड़ा ध्यान से बताओ मुझे. माय g ऑफ a प्लस h माइनस g ऑफ a, इट इज सेम एज डेल्टा h कॉमा k.
ओपन दैट ब्रैकेट, साइन चेंज हो जाएगा एंड आफ्टर चेंज ऑफ द साइन इट इज सेम एज माय डेल्टा एच के। अब हम लोग है ना चीजों को सिर्फ कनेक्ट करने वाले। सो दिस फंक्शन जी हम लोग को डिफाइन करने का रीजन क्या था? फर्स्ट ऑफ ऑल वो हमारे डेल्टा के साथ रिलेट करता है, उसके साथ साथ इफ यू ऑब्जर्व थोड़ा केयरफुली देन व्हाट इज माय जी डैश एक्स, यानी कि आई नीड टू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो आई विल डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो सामने भी मुझे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करना होगा। सिंस सामने सिर्फ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट कर रहा हूं, दैट मींस आई एम कंसीडरिंग द अदर वेरिएबल एज कांस्टेंट, हेंस मैंने पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लिखा माइनस एफ एक्स कॉमा बी। कैन आई से दिस थिंग एग्जिस्ट? ये एग्जिस्ट करेगा क्या? एफ एक्स, दिस एफ एक्स विल एग्जिस्ट, यस और नो? सोच के बताओ, क्या क्वेश्चन के अंदर कुछ ऐसा दिया था? यस, दे हैव गिवन ना d1f जो है वो एग्जिस्ट करता है। दैट मींस माय पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x विल एग्जिस्ट, हेंस बोथ ऑफ दिस थिंग एग्जिस्ट। मतलब कि उसका सब्ट्रैक्शन भी एग्जिस्ट करेगा। देयरफॉर आई कैन कंक्लूड माय g डैश ऑफ x एग्जिस्ट, हेंस माय g इज डिफरेंशिएबल। अगर मेरा g डिफरेंशिएबल होता है देन बाय मीन वैल्यू थ्योरम my g of a plus h minus g of a divided by the difference of this two, यानी कि a plus h minus a would be same as what? पहले तो ये समझा कि नहीं समझा जब d डैश एग्जिस्ट कर रहा है वो? यस, बिकॉज एफ एक्स दोनों एग्जिस्ट करेंगे, यानी कि उसका डिफरेंस एग्जिस्ट करेगा, हेंस माय g डैश एक्स विल ऑल्सो एग्जिस्ट। मतलब कि मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। देन बाय मीन वैल्यू थ्योरम my fx minus fy divided by x minus y is same as what? मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहता है? यस, मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहता है कि my fx, yes, it would be some g dash of c। मतलब कि इट इज g डैश, मैं c नहीं यूज करता, मैं यूज करता हूं g डैश x1, where this x1 lies between a and a plus h। ठीक है, विल रिमेंबर दिस x1 लाइज बिटवीन a and a plus h, वेयर h हम लोग ने चूज किया था स्मॉल इनफ सच दैट रेक्टेंगल स्टेज इनसाइड माय s, है ना? तो अब इसके बाद और भी थोड़ा कुछ करेंगे, इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करता है। देयरफॉर माय g ऑफ a plus h minus g of a divided by h is same as g dash at x1। x1 के बारे में इंफॉर्मेशन है, वो h जो डिवाइड कर रहा है उसको यहां पे अच्छा नहीं लग रहा है तो उसको सामने भेज देता है। So it is minus g of a is equal to h times g dash at x1. Now if you observe this first equation मुझे ये बोल रहा था कि delta is same as this difference। अभी अभी हम लोग ने ये निकाला this difference is same as h times g dash x1। So what I do, this my delta hx is same as h times g dash at x1। But here g dash at x1, by using this line I can write my g dash at x1 is same as partial derivative with respect to x, x की जगह पे x1 लिखूंगा, b plus k minus f x, x की जगह पे x1 comma b। ठीक है, यहां तक रीड इट वंस। इज इट ओके?
ओके सो इसके बाद वापस से यार कुछ तो सिमिलर दिख रहा है, समथिंग सिमिलर इज लुकिंग ओवर हियर। यहां पे देखो ना डिफरेंस ऑफ टू थिंग दिख रहा है, कुछ तो डिफरेंस दिख रहा है। सो व्हाट आई डू, आई जस्ट सी इन दोनों का डिफरेंस, यानी कि आई हैव एफ एक्स, सॉरी एफ एक्स एक्स वन कॉमा बी प्लस एच माइनस एफ एक्स एक्स वन कॉमा बी divided by what I'll write b plus k minus b। ये वापस से कुछ मीन वैल्यू थ्योरम जैसा हो गया। बाय मीन वैल्यू थ्योरम दिस वुड बी सेम एज मेरा एफ एक्स, यहां पे वेरिएबल कौन सा चेंज हो रहा है, इफ यू सी द सेकेंड वेरिएबल इज चेंजिंग, है ना। इन दिस एग्जाम्पल यहां पे g के अंदर सिर्फ एक ही वेरिएबल था, है ना, इसलिए हम लोग ने डायरेक्टली g डैश लिख दिया। But since in this case we are working on the second variable only, I will take the derivative with respect to the second variable. So my fxy at y1 for some y1 between the range of this two. So that is same as b plus k, sorry b से लेके b plus k less than equal to b plus k. Over here the question arises, क्या ये exist करेगा? First of all, yes, given that my fxy exists, hence I can use the mean value theorem to get this. mean value theorem कैसे लगाया हमने, यहां पे अगर आप देखोगे fx x1 तो कांस्टेंट है, बट यहां पे चेंज इन द वेरिएबल क्या हो रहा है, b प्लस k से लेके b, नीचे हम लोग ने उसी का ही डिफरेंस लिया। Hence, by mean value theorem, this is same as derivative of fx with respect to y at a particular point where that point y1 lies between the range of b से लेके b plus k. Is it fine? क्या लिखा गया, दूसरी बार मीन वैल्यू थ्योरम कैसे यूज किया गया? यस, ये वाला मीन वैल्यू थ्योरम समझा? ओके लेट अस जस्ट सी, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करता है। सो इट इज एफ एक्स एक्स वन बी प्लस के माइनस एफ एक्स एक्स वन कॉमा बी, डिविजन में आएगा के, उस के को अच्छा नहीं लग रहा है इसलिए मैंने उसको दूसरी साइड पहले लेके गया, ठीक है। सो इट इज एफ एक्स वाई वाई वन, therefore this equation 2, that is g dash x1 is same as my k times f x y, मैंने यहां पे सिर्फ y1 लिखा, x1 was already there, so x1 तो as it is, but उसके साथ y1 f x x1 y1, x1 तो already fixed था, so it is x1 comma y1, so it is k f x y x1 y1. We substitute this in this equation star, put in the star, let us see what we get. If I just put it in star, मुझे मिलेगा my delta h comma k is same as h already था, g dash x1 becomes k times f xy x1 y1. Now you can understand why we were working so much on this function delta, हमें उस पर इंटरेस्ट क्यों था, because वो function delta is same as hk times fxy. लेकिन यहां पे ये जो फंक्शन है उसके अंदर सबसे पहले मुझे x मिला है डेरिवेटिव, फिर मुझे y मिला। ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज मैंने जो g डिफाइन किया था इट वाज डिपेंडिंग इनिशियली ऑन द वेरिएबल x। सो नाउ टू गेट fyx, what we need to do is, now we will define another function, I call it as hy, defined it as in the similar way,
वो x के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा. सो इट इज f ऑफ, on the place of x I will have a plus h comma y minus f of a comma y. जो भी चीज हम लोग ने ऊपर x के लिए किया था, सेम चीज स्टूडेंट्स y के लिए करेंगे, और अल्टीमेटली स्टूडेंट को सिमिलर स्टेप लाके ये बताना होगा कि डेल्टा h कॉमा k इज सेम एज h k f y x at the point x2 comma y2 where this x2 lies between a से लेके a plus h and this y2 lies between b से लेके b plus k. ठीक है, so in between part is homework for the student because I want student to think on this proof one because इसके बाद unit number 2 खत्म हो जाएगा और अभी तक आपने एक भी proof लिखा नहीं है मेरे लिए. So this part half session would be considered as a homework for all of you. ठीक है, क्या करना है तो ऊपर का अच्छे से समझोगे तो आपको समझ जाएगा कि चेंज क्या होगा. जहां पर यहां पर x वेरिएबल है, सेम चीज वहां पर आपको y के लिए बात करना है. बट वंस यू विल राइट इट, डेफिनेटली आपके लिए प्रूफ बहुत इजी हो जाएगा. सो अल्टीमेटली मुझे पता चला दिस डेल्टा h कॉमा k इज सेम एज h k f x y x1 y1 एंड दूसरी बार मुझे वो सेम मिला h कॉमा k f x y x2 y2 and this is nothing but my delta h comma k. ठीक है, so what I do, I just cancel h comma k because I know h comma k was initially greater than equal to 0, greater than 0. They were converging, they may converge towards 0, but initially they were something positive. So ultimately मुझे ये पता चला कि f x y x1 y1 is same as f y x x2 y2. क्या मेरा प्रूफ हो गया क्या यहां पर? क्या प्रूफ हो गया यहां पर? हमें प्रूव क्या करना था? हमें प्रूव करना था एफ एक्स वाई एट ए कॉमा बी इज सेम एज एफ वाई एक्स एट ए कॉमा बी. यहां पे मुझे मिक्स पार्शियल डेरिवेटिव सेम मिल रहा है लेकिन पॉइंट अलग अलग है. एक जगह पे x1 y1 है तो दूसरी जगह पे x2 y2 है. मुझे a कॉमा b चाहिए. सो फ्रॉम दिस x1 y1 एंड x2 y2 आई नीड टू रीच टूवर्ड्स a कॉमा b. टू डू दैट मैं क्या करता हूं, we take my h comma k converge towards 0. यानी कि हमारा जो रेक्टेंगल था ना, मैं धीरे धीरे उस रेक्टेंगल को छोटा करते जाऊंगा. इफ आई डू दैट रेक्टेंगल स्मॉलर एंड स्मॉलर, दिस x1 कहां पे अप्रोच करेगा? दिस x1 will approach till where? I knew that my x1 lies between a and a plus h. सो अगर मैं h को 0 की तरफ अप्रोच कर रहा हूं, मैं x1 कहां पे जाना चाहिए? Yes, it should approach towards a. Everybody agrees x1 जो है वो a की तरफ जाएगा अगर मेरा h 0 की तरफ जाएगा तो. If you observe, क्या हो क्या रहा था, ये था मेरा a कॉमा b. मेरा x1 जो है x1 y1 was lying in this rectangle. वो रेक्टेंगल के अंदर ही था कहीं. अगर मैं इस रेक्टेंगल को धीरे 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 छोटा कर रहा हूं, वो अल्टीमेटली जाके एक पॉइंट बन जाएगा. इसीलिए मेरा x1 a की तरफ अप्रोच करेगा, मेरा y1 b की तरफ अप्रोच करेगा, मेरा x2 भी a की तरफ अप्रोच करेगा बिकॉज वो भी उस रेक्टेंगल में था. y2 जो है वो मेरा b की तरफ अप्रोच करेगा. Is it okay if I take h comma k converging towards 0? Then I will get my x1 y1 converging towards a comma b, and I'll get my x2 y2 converging towards a comma b. If my h comma k converge towards 0 comma 0, then this would be the case. ये समझ रहा है सबको कन्वर्जेंस? बिकॉज नाउ इट इज द लास्ट स्टेप, इसके बाद कुछ नहीं है ना. वी जस्ट मेक अ कंक्लूजन नाउ.
व्हाट अबाउट अदर्स? बाकी लोग जाग रहे कि नहीं जाग रहे आज? यस, साहिल, अंजलि, रिनाज, साक्षी। ओके, जाग रहा है लेकिन समझ नहीं रहा है सर आज कुछ भी, ऐसा लग रहा है। नयन क्या बोला आपको, नहीं समझा मुझे। इन स्मॉल रेक्टेंगल कंडीशन ना ओनली, मतलब ओके, तारा भी जाग रहे हैं, चलो वेरी गुड, ठीक है। नयन आपका डाउट एक बार मुझे वापस से लिख के पूछो, क्या करना चाह रहे हो आप। तब तक क्या मुझे पता चला कि इफ आई टेक लिमिट h comma k converge to 0, that means my x1 y1 will converge towards a comma b of what? F of xy x1 y1. And on the right hand side, if I take h comma k converge towards 0 comma 0, then अगर x comma k 0 comma 0 की तरफ जाएगा, then my x2 y2 will go towards a comma b. F y x x2 y2. Now, since my fxy and fyx are continuous at a comma b, can I say my left hand side is same as fxy at a comma b? Yes or no? अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है एट द पॉइंट ए कॉमा बी, देन अगर लिमिट अप्रोच कर रहा है ए कॉमा बी, तो वहां पे आप उस पॉइंट को लिख देते हो